हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रोश पीसीएस क्लासेस में, जो आपके लिए प्रत्येक सप्ताह लाता है वीकली करंट अफेयर्स इस मकसद से ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा कर सकें। तो देखते हैं फ्रेंड्स उस टॉपिक को जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इसके तहत है रामत ट्रंप, गरीब कल्याण रोज़गार योजना, शारदा एक्ट, GPAI, इम्तियाज़ुर रहमान, मैट पूरे, संतोष झा, कुबाटबेक बोरोनोव, सौरभ गांगुली और फॉरेक्स रिजर्व। इसके बाद देखेंगे बिहार से संबंधित समसामयिकी, जिसमें है बहाई मंदिर, सुशांत सिंह राजपूत, पटना जिला, कामरान रिजवी, अवधेश नारायण सिंह, मोतीपुर पंचायत, चमकी को धमकी कार्यक्रम, राजेंद्र नीलम। और आज का लास्ट सवाल देखेंगे मेंस के लिए। धान मत्स्य कृषि प्रणाली क्या है? यह प्रणाली भारतीय खाद्य सुरक्षा को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? चर्चा करें। तो हम प्रत्येक टॉपिक को पर डिस्कस करेंगे। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला इसमें रामत ट्रंप। रामत ट्रंप जो है वह इजराइल के द्वारा बसाई जाने वाली एक बस्ती का नाम है। यानी हाल ही में इजराइल ने घोषणा किया कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर एक बस्ती बसाएगा जिसका नाम होगा रामत ट्रंप, और इसे गोलन हाइट्स नामक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा यानी बसाया जाएगा। और गोलन हाइट्स जो है फ्रेंड वह एक विवादित क्षेत्र है इजराइल और सीरिया के बीच में, लेकिन इजराइल इस गोलन हाइट्स में अपना कब्ज़ा कर चुका है और उसी को पुणे अंडर में लेने के लिए इजराइल गोलन हाइट्स में रामत ट्रंप नाम का एक बस्ती बसाने की घोषणा किया है। नेक्स्ट है गरीब कल्याण रोजगार योजना। तो चूँकि 3-4 महीने के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उस पर केंद्र सरकार और बिहार सरकार की निगाहें अटकी हुई हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 20 जून 2020 को बिहार के खगड़िया ज़िला के तेलिहार गांव से गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत किया है, जिसका उद्देश्य है प्रवासियों को रोजगार मुहैया कराना। इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए के फंड का इंतज़ाम किया गया है। क्योंकि हाल ही में जो कोविड-19 के कारण सारे कामगार अपने अपने राज्य लौट गए थे, तो अपने ही राज्यों में रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत किया है। नेक्स्ट है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट जो है वह महिलाओं के विवाह से संबंधित है। यानी वर्तमान में महिलाओं की उम्र विवाह के लिए 18 साल है और यह 1978 ईस्वी से चला आ रहा है। लेकिन अब वर्ष 2020 में शारदा एक्ट में संशोधन करके लड़कियों की विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 साल कर दिया जाएगा। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसमें 10 सदस्य हैं और इसके अध्यक्ष जया जेटली हैं। यह समिति जो है 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट देगी, जिसमें लड़कियों के विवाह की उम्र के साथ साथ उसके मां बनने की उम्र, स्त्री शिक्षा, महिलाओं के न्यूट्रिशन आदि पर रिपोर्ट सौंपेगी। आगे है GPAI, जिसका पूरा नाम है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चूँकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एक संस्था है, ग्रुप है जिसे भारत ने ज्वाइन किया है, और इससे भारत को फ़ायदा ये होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत यानी AI के तहत वर्ल्ड में जो नए नए टेक्निक आएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत, उससे भारत परिचित होगा, उसके बारे में भारत को भी जानकारी मिलेगी। तो चूँकि फ्रेंड्स यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो यह जो है रोबोट से अलग है। रोबोट का काम होता है आपके दैनिक कार्यों में मदद करना। जैसे आप उससे पानी मंगा सकते हैं, आप उसे कपड़े की धुलाई करवा सकते हैं, आप उसे खाना बनवा सकते हैं, किताब मंगवा सकते हैं, लेकिन वह किसी सवाल का जवाब देने में सक्षम नहीं है। परंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वह आपके हर क्वेश्चन का आंसर देगा, यानी आपके कन्फ्यूज़न को यह दूर करेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट में यही बेसिक फ़र्क होता है। नेक्स्ट है इम्तियाज़ुर रहमान को UTI ने अपनी म्यूचुअल फंड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है, यानी CEO बनाया है UTI म्यूचुअल फंड ने इम्तियाज़ुर रहमान को। नेक्स्ट है
मैट पूरे जो थे यह न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया और इसी कारण यह सुर्खियों में थे, मैट पूरे। नेक्स्ट है संतोष झा। संतोष झा को बेल्जियम में भारत का नया एम्बेसडर बनाया गया है। चूँकि यह IFS किए हुए हैं इस कारण से इन्हें बेल्जियम में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। आगे है कुबाटबेक बोरोनोव। यह चूँकि एक व्यक्ति का नाम है और यह जो है यानी इन्हें किर्गिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। किर्गिस्तान फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि सेंट्रल एशिया में पड़ता है और यह मुस्लिम बहुल देश है और यहीं का प्रधानमंत्री जो है वह कुबाटबेक बोरोनोव को बनाया गया है। नेक्स्ट है सौरव गांगुली। तो चूँकि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि सौरव गांगुली एक क्रिकेटर हैं, लेकिन साथ में GSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। GSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक लास्ट है फॉरेक्स रिजर्व यानी भारत में विदेशी मुद्रा भंडार। तो चूंकि विदेशी मुद्रा भंडार का जो डाटा है वह स्थिर नहीं रहता है, वह बदलता रहता है, लेकिन वर्तमान में जो भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा का भंडार है, वह 507.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर 507.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो अब तक का सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार हासिल करने वाला देश भारत बन गया है। भारत में यानी भारत आज़ादी से लेकर अब तक यह सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार जमा कर लिया है। तो यह था फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब चलते हैं अपने बिहार की ओर। इसमें है पहला बहाई मंदिर। तो चूँकि बहाई मंदिर जो है वह बहाई नामक धर्म से संबंधित है जिसका रिलेशन इज़राइल से है और इज़राइल का जो बहाई धर्म है वह बिहार के नालंदा ज़िला और नालंदा ज़िला का जो मुख्यालय है वह है बिहार शरीफ। तो बिहार शरीफ में एक बहाई मंदिर बनाया जाएगा जो बिहार में बनने वाला पहला बहाई मंदिर होगा। यानी यहाँ पर सवाल आपसे पूछ सकता है कि बिहार में पहला बहाई मंदिर किस स्थान पर बनाया गया है, तो यह होगा नालंदा ज़िला का मुख्यालय बिहार शरीफ। इसे जो है दिल्ली के लोटस टेम्पल के तर्ज पर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है सुशांत सिंह राजपूत। तो ये चूँकि एक बॉलीवुड के अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, सुसाइड कर लिया था इन्होंने, और ये पटना के निवासी थे, लेकिन इनका पैतृक जो गांव है वह पूर्णिया ज़िला में है। इन्होंने अपने कुल कैरियर में कुल 12 फिल्मों में काम किया और इनकी अंतिम जो फिल्म आने वाली थी वह था दिल बेचारा। नेक्स्ट है पटना ज़िला। पटना ज़िला न्यूज़ में इसलिए था कि इसे मुंबई के तर्ज पर महानगर पालिका बनाने की तैयारी की जा रही है। मुंबई के तर्ज पर महानगर पालिका बनाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि यहाँ जो है वर्तमान में 75 वार्ड हैं जिसे बढ़ाकर 100 वार्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है कामरान रिजवी। यह एक IAS ऑफिसर हैं और इन्हें पटना मेट्रो रेल परियोजना का अध्यक्ष बनाया गया है, पटना मेट्रो रेल परियोजना का चेयरमैन बनाया गया है। क्योंकि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि पटना में मेट्रो का कार्य शुरू हो चुका है और उसके लिए कई तरह के कमेटी बने हैं और कई तरह के मेंबर की बहाली की जा रही है। तो उसी के तहत पटना मेट्रो रेल परियोजना का अध्यक्ष कामरान रिजवी को बनाया गया है। नेक्स्ट है अवधेश नारायण सिंह जो है यह गया निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हैं, यानी यहाँ से MLC हैं ये, और यह पहले विधानसभा परिषद का सभापति थे और फिर से यानी दूसरी बार इन्हें विधान परिषद का कार्यकारी सभापति बनाया गया है, तो इसलिए सुर्खियों में थे। नेक्स्ट है मोतीपुर पंचायत जो है वह समस्तीपुर ज़िला में है और यह सुर्खियों में इसलिए था कि इन्हें नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम गरीब सम्मान दिया गया है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम गौरव सम्मान से नवाजा गया है। नेक्स्ट है चमकी को धमकी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वह मुजफ्फरपुर ज़िला में की गई है, जिसका उद्देश्य है चमकी बुखार से निपटना। यानी चमकी बुखार से निपटने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत मुजफ्फरपुर ज़िला में की गई है। और एक लास्ट देख लेते हैं
राजेंद्र नीलम जो है यह धान की एक नई प्रजाति है जिसकी खोज राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर ने किया है। यानी राजेंद्र नीलम जो है यह धान की एक नई प्रजाति है जिसकी खोज समस्तीपुर में स्थित राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने किया है। तो ये था फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स नेशनल, इंटरनेशनल और अपने बिहार से। अब देखते हैं आज का सवाल जो हमारे मेंस एग्जाम के लिए होता है। सवाल है, धान मत्स्य कृषि प्रणाली क्या है? यह प्रणाली भारतीय खाद्य सुरक्षा को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? चर्चा करें। तो इसमें फ्रेंड्स पहले देखेंगे कि धान मत्स्य कृषि क्या होता है। तो चूँकि भारत जो है मुख्य रूप से खाद्यान्न फसल वाला देश है और यहाँ मुख्य रूप से दो फसल चावल और गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो चावल यानी धान जो होता है वह जलीय बहुल क्षेत्र का पौधा होता है, यानी धान के उत्पादन के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसी में एक नया टेक्निक शुरू किया गया है कि चूँकि धान जब एक जलीय कुल का पौधा है तो उसी के साथ साथ यानी कृषि फसल के साथ साथ उसी पानी में हम जलीय जीव का भी अगर पालन करें तो हमें कृषि के साथ साथ जलीय जीव भी प्राप्त होगा और इसी प्रणाली को हम लोग धान मत्स्य कृषि प्रणाली कहते हैं। यानी धान और जलीय जीवों की सहसंयोजन, जिसमें धान की फसल के साथ साथ जलीय पशु का उत्पादन जैसे मछली, शंख, केकड़ा, झींगा और बत्तख, ये सब जब सम्मिलित रूप से किए जाते हैं तो इसको हम लोग धान मत्स्य कृषि प्रणाली कहते हैं। अब यहाँ पर देखना है फ्रेंड्स कि इससे फ़ायदा क्या क्या है, आखिर यह टेक्निक हम क्यों अपनाएं। तो इसके कई कारण हैं जो हमारे खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि धान की खेती करने पर उस जगह से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। चूँकि मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये ऐसे दो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं जिनका उत्सर्जन कृषि क्षेत्र से होता है, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो चूँकि जब मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होगा और यह ग्रीन हाउस गैस है तो हमारी पृथ्वी पहले से ही ग्रीन हाउस गैस से पीड़ित है। उस पर भी हम जब धान की खेती करेंगे तो और हमें ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होगा जिसके कारण पृथ्वी पर मानव जीवन संकट में पड़ सकता है। तो इसी के निपटारे के लिए धान मत्स्य कृषि प्रणाली अपनाई जाती है, क्योंकि जब धान के साथ साथ जलीय जीव का पालन पोषण किया जाएगा तो ये जलीय जीव क्या करते हैं कि धान बहुल क्षेत्र में उत्पादित होने वाली मीथेन गैस का ये सब अवशोषण कर लेते हैं, यानी इन्हें धरातल से ऊपर वायुमंडल में जाने नहीं देते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैस में कमी आएगी और फिर हमारा वायुमंडल जो है स्वच्छ होने लगेगा। दूसरा जो कारण है वह है कि धान के साथ साथ जलीय जीवों का पालन करने पर ये जलीय जीव क्या करते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। क्योंकि पानी में जो मछली का उत्पादन किया जाएगा तो मछली का काम होता है ऑक्सीजन को छोड़ना। तो ऑक्सीजन के कारण क्या होगा कि फिर हमारा वायुमंडल जो है स्वच्छ होगा और वायुमंडल में जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो फिर हमें स्वच्छ हवा मिलना शुरू हो जाएगा। यानी इससे क्या देख रहे हैं कि एक तरफ धान मत्स्य कृषि प्रणाली से जहां ग्रीन हाउस गैस में कमी की जा सकती है, वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। तीसरा जो कारण है वह है किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि एक ही समय में और कम पूंजी में दोनों चीज़ उसे हासिल होगा, एक तरफ कृषि फसल और दूसरे तरफ जलीय जीव। तो वह धान फसल को खेत बेच करके भी अपने अर्निंग कर सकते हैं और जलीय जीव को भी बेच करके वह अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। और चौथा जो विशेष फ़ायदा होगा वह होगा कि भोजन की कमी को पूरा किया जाएगा। क्योंकि भारत में देखते हैं कि कुपोषण के कारण कई लोग मर जाते हैं, हमारे आबादी की बहुत बड़ी प्रतिशत जनसंख्या ऐसी है जिन्हें सही से खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो
इससे क्या होगा, धान मत्स्य कृषि प्रणाली को अपनाने से कि जो फसल की जो बर्बादी होती है उसको हम लोग रोक पाएंगे और इससे फिर हम गरीबों का कल्याण कर सकते हैं। तो ये सब लाभ है फ्रेंड्स धान मत्स्य कृषि से। तो इसी को आपको आंसर देना था। तो ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सवाल और फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। ओके, थैंक यू।